बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत गद्य खंड में चैप्टर नंबर 8 एक कुत्ता और एक मैना, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम आपको बताएंगे पाठ का सारांश और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें एक कुत्ता और एक मैना। तो चलिए पहले एक नज़र डालते हैं इस पाठ के सारांश पर। एक कुत्ता और एक मैना पाठ या निबंध लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित है। इस निबंध में पशु पक्षियों और मानव के बीच प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का प्रस्फुटन हुआ है। प्रस्तुत निबंध में कवि रविन्द्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी यादों के माध्यम से उनकी संवेदनशीलता और सहजता का चित्रण किया गया है। लेखक के अनुसार कई वर्ष पहले गुरुदेव शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और जाने को इच्छुक थे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, इसलिए वे श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में कुछ दिनों तक रहे। वे सबसे ऊपर के तले में रहने लगे। छुट्टियों के दौरान आश्रम के अधिकतर लोग बाहर चले गए थे। एक दिन लेखक अपने परिवार के साथ गुरुदेव रविन्द्रनाथ से मिलने श्री निकेतन जा पहुँचे। गुरुदेव वहाँ अकेले रहते थे। शांति निकेतन की अपेक्षा श्री निकेतन में भीड़भाड़ कम होती थी। लेखक और उसके परिवार को देखकर गुरुदेव मुस्कुराते हुए उनका हाल पूछे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के समीप खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव कुत्ते की पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे खूब स्नेह दिए। तत्पश्चात गुरुदेव ने लेखक को संबोधित करते हुए कहा, देखा तुमने, यह आ गए। आखिर मालूम चल गया इन्हें कि मैं यहाँ हूँ। और देखो कितनी परितृप्त इनके चेहरे पर झलक रही है। आगे लेखक कहते हैं कि वाकई गुरुदेव से मिलकर उस कुत्ते को जो आनंद की अनुभूति हुई थी वह देखने लायक थी। किसी ने उस बेजान जानवर को रास्ता नहीं दिखाया था और नहीं बताया था कि उसके स्नेहदाता उससे 2 मील दूर रहते हैं। फिर भी वह गुरुदेव के पास पहुंच गया था। गुरुदेव ने इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उसके प्रति कविता के माध्यम से अपना प्रेम और स्नेह भाव भी जताया था। उस कविता में कवि रविन्द्रनाथ ने अपनी मर्मभेदी दृष्टि से इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। लेखक के अनुसार जब गुरुदेव का चिताभस्म आश्रम लाया गया तब उस समय भी वो कुत्ता आश्रम तक पहुंचा था और गंभीर अवस्था में चिताभस्म के पास कुछ देर खड़ा रहा। तो आप समझ रहे ना बच्चों यहाँ पर कि जब गुरुदेव का निधन हो गया था और गुरुदेव का चिताभस्म आश्रम लाया गया तब उस समय भी वो कुत्ता आश्रम तक पहुंचा था और गंभीर अवस्था में चिताभस्म के पास कुछ देर खड़ा रहा। आगे लेखक कहता है, लेखक गुरुदेव से संबंधित किसी घटना को स्मरण करते हुए कहता है कि मैं उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव सुबह सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। एक दिन मैं भी एक पुराने अध्यापक के साथ सुबह बगीचे में गुरुदेव के साथ टहलने निकल गया। गुरुदेव बगीचे के फूल पत्तियों को ध्यान से देखते हुए और उक्त अध्यापक से बातें करते हुए टहल रहे थे। मैं चुपचाप उन दोनों की बातें सुनता जा रहा था। गुरुदेव अध्यापक महोदय से पूछ रहे थे कि बहुत दिनों से आश्रम में कौवे दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसका जवाब वहाँ किसी के पास नहीं था। आगे लेखक कहते हैं कि अचानक मुझे उस दिन पता चला कि अच्छे आदमी भी कभी कभी प्रवास चले जाने पर मजबूर होते हैं। अतः 1 सप्ताह के बाद वहाँ बहुत सारे कौवे दिखाई दिए। लेखक अपना एक और अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि एक रोज़ सुबह मैं गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय आसपास एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। तभी गुरुदेव ने कहा, देखते हो, यह यूथ भ्रष्ट है, यहाँ आकर रोज़ फुदकती है। मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। लेखक कहते हैं कि यदि उस दिन गुरुदेव नहीं कहे होते तो मुझे मैना का करुण भाव दिखाई ही नहीं देता। जब गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यानपूर्वक देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर करुण भाव झलक रहा है। आगे लेखक मैना के बारे में कहते हैं कि शायद यह विदुर पति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या फिर हो सकता है कि विधवा पत्नी हो जो
पिछले किसी आक्रमण के समय पति को खोकर अकेली रह गई हो। शायद बाद में इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने एक मार्मिक कविता लिखी थी। लेखक कहते हैं कि जब मैं उस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुणामय तस्वीर मेरे सामने आ जाती है। वे खुद पर अफसोस जताते हुए कहते हैं कि कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देख पाया और कैसे कवि रविन्द्रनाथ की आंखें उस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुंच गई। तो बच्चों आगे यहाँ पर जो है लेखक कहता है, एक दिन वह मैना उड़ गई। जब सायंकाल को कवि ने उसे नहीं देखा तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ और कहने लगे, कितना करुण है उसका गायब हो जाना। तो इस प्रकार बच्चों ये था इस पाठ का सारांश। पाठ का नाम था एक कुत्ता और एक मैना। आइए जान लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अभ्यास प्रश्न उत्तर। और पहला प्रश्न आपके लिए, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? उत्तर लिखेंगे आप, गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। वे कुछ दिन एकांत में विश्राम करके स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते थे, इसलिए गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन बनाया और श्री निकेतन चले गए। इस प्रकार आप पहले प्रश्न का उत्तर लिखें। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, मूक प्राणी भी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे आप, मूक प्राणी भी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। पाठ के आधार पर निम्नलिखित बिंदुओं से यह कथन स्पष्ट होता है और वे बिंदु हैं आपके लिए। नंबर 1 आप देख रहे हैं यहाँ पर, गुरुदेव से मिलकर उस कुत्ते को जो आनंद की अनुभूति हुई थी वह देखने लायक थी। किसी ने उस बेजान जानवर को रास्ता नहीं दिखाया था और नहीं बताया था कि उसके स्नेहदाता यानी उससे प्रेम करने वाले उससे 2 मील दूर रहते हैं, फिर भी वह गुरुदेव के पास पहुंच गया था। नंबर 2, लेखक के अनुसार जब गुरुदेव का चिताभस्म आश्रम लाया गया तब उस समय भी वो कुत्ता आश्रम तक पहुंचा और गंभीर अवस्था में चिताभस्म के पास कुछ देर तक बैठा रहा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नंबर 3 प्रश्न है बच्चों आपके लिए, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न। तो उत्तर लिखेंगे आप, जब गुरुदेव की बात पर लेखक ने ध्यानपूर्वक मैना को देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर करुण भाव झलक रहा है। तब जाकर गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक समझ पाया। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। और चौथा प्रश्न है बच्चों, आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है, इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा जो मनुष्य के भीतर भी नहीं देख पाता। तो इसका भाव क्या होगा? उत्तर लिखेंगे आप, कवि रविन्द्रनाथ जी ने जब कुत्ते को अपने स्नेह भरे हाथों से स्पर्श किया तो कुत्ते ने भी आंखें बंद करके उस स्नेह को महसूस किया, मानो उसके अतृप्त मन को गुरुदेव के स्पर्श से तृप्ति मिल गई हो। इस प्रकार कवि ने अपनी मर्मभेदी दृष्टि से उस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को पहचान लिया था। आज मानव अपने स्वयं के जीवन में इतना व्यस्त हो गया कि वह एक दूसरे की भावनाओं को समझने में असफल है, जबकि कवि रविन्द्रनाथ जी ने एक मूक पशु की आंतरिक भावनाओं को महसूस करने में सफल हो गए। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, भाषा अध्ययन से। तो यहाँ पर गुरुदेव जरा मुस्कुरा दिए, मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार ऊपर दिए गए वाक्यों में एक वाक्य में अकर्मक क्रिया और दूसरे में सकर्मक है। इस पाठ को ध्यान से पढ़कर सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले चार वाक्य और छांटिए। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, गुरुदेव जरा मुस्कुरा दिए और दूसरा है मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है 2 वाक्य हैं जो कि एक अकर्मक है, ये वाला अकर्मक है और ये वाला सकर्मक। इसी प्रकार से आपने क्रिया के बारे में पढ़ा होगा। यदि आपने क्रिया के विषय में जानकारी नहीं ली है तो आप प्लीज़ चैनल में जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया वाला चैप्टर पढ़ने को मिलेगा और आप वहां से सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हम इसकी वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो इसलिए
आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के अंदर जरूर जाएं और वहाँ पर हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट देखें। उसमें आपको सकर्मक अकर्मक क्रिया के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पर जो आपके लिए प्रश्न है, आपने पाठ से पढ़कर सकर्मक अकर्मक क्रिया वाले 4 वाक्य छाँट कर लिखने हैं। तो उत्तर होगा आपका इस प्रकार से, देखें आप, सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले 4 वाक्य। और क्या हैं यहाँ पर आपके लिए हैं सकर्मक क्रिया वाले। पहले सकर्मक क्रिया वाले वाक्य देखते हैं। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। नंबर 2, गुरुदेव ने इस भाव की एक कविता लिखी थी। नंबर 3, घास पर उछल कूद रही थी। और नंबर 4, जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है। इस प्रकार से ये वाक्य हुए। इसके बाद अकर्मक क्रिया, गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे। पहला। दूसरा, मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। नंबर 3, एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। और नंबर 4, मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। तो इस प्रकार से ये हैं आपके लिए अकर्मक क्रिया, और जो हमने पहले दिखाए वो थे सकर्मक क्रिया के। तो इस प्रकार से आप इन्हें लिखें। इसके बाद नंबर 6 प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया का भेद बताइए। क्रिया भेद बताइए। तो यहाँ पर आप बताएंगे क्रिया भेद कै, ख, घ और ग में। मीना कहानी सुनाती है, अभिनय सो रहा है, गाय घास खाती है, मोहन ने भाई को गेंद दी, लड़कियां रोने लगी। तो जैसे कि मैं आपको पहले कह चुका हूं बच्चों, आप ध्यान दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप देखें। जहां पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी वहां पर हिंदी व्याकरण से संबंधित जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएं। वहां पर आपको कई प्रकार की जो जानकारियों वाली वीडियो मिलेंगी। वहाँ पर आप वहाँ पर क्रिया और क्रिया विशेषण, क्रिया आदि से संबंधित वीडियो देखना ना भूलें। और वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्रिया का कौन सा रूप होता है, कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट को चेक करें। इसके बाद आइए यहाँ पर हम आपको उत्तर बता रहे हैं। उत्तर है आपका कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। जैसे कि कै वाले का उत्तर होगा सकर्मक क्रिया, ख वाले का अकर्मक, ग वाले का सकर्मक क्रिया और घ वाले का शकर्मक क्रिया, ग वाले का अकर्मक क्रिया। तो इस प्रकार से ये आपके कै, ख, ग के उत्तर होंगे। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों 7वां यहाँ पर प्रश्न है आपके लिए, नीचे पाठ में से शब्द युग्मों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे समय, असमय, अवस्था, अनवस्था। आप देख रहे हैं यहाँ पर इन शब्दों में ए उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया गया है। पाठ में से कुछ शब्द चुनिए और उनमें ए और अन उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना बच्चों, आपने उपसर्ग के बारे में आपको जानकारी होगी। तो आप जो है नए शब्द जो है पाठ में से ढूंढेंगे और उनमें ए या अन उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाएंगे। तो इसमें भी हम आपको बता दें कि आप चैनल में जैसे कि आप क्रिया के प्लेलिस्ट में जाएंगे, हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको क्रिया वाला पार्ट की वीडियो मिलेगी। इसी प्रकार आपको उपसर्ग की वीडियो भी हम वहाँ पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पुनः हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। आप वहाँ पर चेक करें, आपको उपसर्ग के बारे में एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको उपसर्ग के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसलिए आप उपसर्ग देखना भी ना भूलें और हिंदी व्याकरण को अपनी मजबूत बनाएं। तो उत्तर होगा बच्चों आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं ए उपसर्ग वाले, ए उपसर्ग लगाकर बनने वाले शब्द जैसे स्थान का अस्थान और कुशल का अकुशल, सहज का असहज और बोध का अबोध, सत्य का असत्य, विश्वास का अविश्वास, निश्चित का अनिश्चित। और इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। बाद में आइए देखते हैं यहाँ पर अन उपसर्ग वाले शब्द। तो अन उपसर्ग वाले जैसे न्याय का अन्याय, उद्देश्य का अनुद्देश्य। आप देख रहे हैं यहाँ पर अनुद्देश्य और उपस्थित का अनुपस्थित। तो ये आपका जो है उत्तर होगा अन उपसर्ग वाले शब्द हैं ये आपके लिए। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखे इस पाठ से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपके समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।